अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व पर पूर्व की भांति लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोग आज भी समाजवादी पार्टी में बड़ी तादाद पर शामिल होने आए हैं। मैं शामिल होने वाले लोगों के नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उनके साथ हजारों लोग, कुछ लोग उस हाल में हैं, कुछ फील्ड में हैं, कुछ बाहर हैं, और वो सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले 3 पुस्तकों का विमोचन होना है और वो पुस्तक जिन लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने पुस्तक विमोचन पर वो यहाँ पर आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से अपने पुस्तक का विमोचन संपन्न कराएं। सर्वप्रथम डिसीजन पुस्तक है। डिसीजन पुस्तक के लेखक श्री फैजान हुसैन साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समीप पहुंचकर अपनी पुस्तक का विमोचन संपन्न कराएं। डिसीजन पुस्तक के लेखक हैं श्री फैजान हुसैन। जी। और दूसरी पुस्तक है समाजवादी पार्टी के नेता हृदय जायसवाल की पुत्र वधू पूर्णिमा जायसवाल द्वारा रचित पुस्तक, जो गजल संग्रह है, संग अदा के गाता चल। संग अदा के गाता चल की रचयिता पूर्णिमा गुप्ता जायसवाल जी से अनुरोध है कि वो भी अपनी पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों से संपन्न कराएं। ये पूर्णिमा जायसवाल द्वारा रचित संग अदा के गाता चल पुस्तिका का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों द्वारा हो रहा है। और ये पूर्णिमा जायसवाल जी द्वारा रचित संग अदा के गाता जल का विमोचन संपन्न हो रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा खान अब्दुल हमीद खान वशहत द्वारा रचित पुस्तक स्वर्गीय खान अब्दुल हमीद खान वशहत द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन शीशा व पत्थर, पुस्तक का शीर्षक है शीशा व पत्थर, का विमोचन भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। मेरा अनुरोध है तहसीन भाई और सब लोग, शीशा व पत्थर पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। शीशा व पत्थर पुस्तक को शीशा व पत्थर पुस्तक का विमोचन संपन्न हो रहा है। इसके रचयिता खान अब्दुल हमीद खान वशहत जी हैं। अभी तीनों पुस्तकों के विमोचन का कार्य संपादित हुआ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करकमलों द्वारा, और मेरा अनुरोध है अब पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले जो महानुभाव, जो माननीय नेतागण आए हैं,
उन सब के नाम मैं आपका के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति मिलेगी और उनको समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल करेंगे। उनके नाम हैं श्रीमती उषा मौर्य, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस, जिला फतेहपुर। श्रीमती उषा मौर्य, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस। दूसरे, इनके पति भी मंत्री रहे हैं, मुन्नालाल मौर्य जी, उषा मौर्य जी के। हाँ, दूसरे सज्जन हैं श्री तेज बहादुर मौर्य, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी जौनपुर। पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी जौनपुर श्री तेज बहादुर मौर्य। तीसरे सज्जन हैं श्री विजय प्रताप कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी कुशीनगर। श्री विजय प्रताप कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी कुशीनगर। अगले हैं श्रीमती सलोना कुशवाहा, डॉक्टर सलोना कुशवाहा, बरेली से डॉक्टर हैं ये पेशे से, सलोना कुशवाहा जी। अगले हैं श्री सुधाकर मौर्य जी, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी चंदौली। श्री सुधाकर मौर्य। श्री बाबू सिंह आर्या, गाजियाबाद देहात मोर्चा किसान यूनियन मजदूर यूनियन समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बाबू सिंह आर्या जी, हम उनका स्वागत करते हैं। अगले सज्जन है श्री वीरेंद्र सिंह, श्री कृष्ण कुमार पाल। श्री कृष्ण कुमार पाल बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर, कहाँ आप कह रहे थे? श्री कृष्ण कुमार पाल उमेश बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इलाहाबाद के हैं। श्री कृष्ण कुमार पाल उमेश पाल जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान कर रहे हैं मेमोंटे देकर, और अंग वस्त्र से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें उमेश कुमार पाल और उनके सभी साथी। आराम। अगले महानुभाव डॉक्टर अभिषेक राय, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे आजमगढ़ के निवासी हैं डॉक्टर अभिषेक राय। बड़ी संख्या में लोग डॉक्टर अभिषेक राय के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय आजमगढ़ के हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर अभिषेक राय, गोल्ड मेडलिस्ट। अगले महानुभाव श्री सौम्या पांडे, श्रीमती सौम्या पांडे गोंडा से हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर। सौम्या पांडे जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। सौम्या पांडे जी श्री कमल कुमार प्रजापति, अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा सेवा समाज पार्टी, अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं श्री कमल कुमार प्रजापति। श्री कमल कुमार प्रजापति, अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा सेवा समाज पार्टी।
और इनके बहुत सारे साथी आए हैं। तो ये सभी शामिल होने वाले महानुभावों के मैंने नाम आपके सामने प्रस्तुत किए। अब मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय माननीय और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पहले अनुरोध है श्री हरीश कुमार, रिटायर्ड आईपीएस, पूर्व डीआईजी, हाँ नाम, श्री रामेश्वर दयाल, रिटायर्ड एडीएम बरेली, भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री रामेश्वर दयाल, रिटायर्ड एडीएम साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री हरीश कुमार आईपीएस, पूर्व डीआईजी से। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी, लोग कई पूछते हैं कि साहब आपने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की। मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूं कि जो निर्माण के कार्य और ख़ास तौर से विकास के कार्य के जो नमूने हमने अपनी ज़िंदगी में पुलिस के में देखे हैं, वो हमको समाजवादी सरकार में देखने को मिले हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। और वो कार्यक्रम, वो स्थान, वो संस्थान जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जो आम जनता की समस्या का हल करने के जुड़े हैं। एक तरफ से गिनाता हूँ, आपका सबसे पहला आपका इकोना स्टेडियम, शायद लखनऊ में इतना बड़ा स्टेडियम नहीं था, जो समाजवादी सरकार की देन है। सिग्नेचर बिल्डिंग, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी जो बहुत छोटे छोटे से दफ्तरों में अपने घर से पानी और बिस्किट लेकर के जाया करते थे, आज बड़े सम्मान के साथ सिग्नेचर बिल्डिंग में बड़े ऊंचे और सम्मान के साथ बैठ सकते। वो बिल्डिंग का एक वर्ल्ड का नमूना प्रस्तुत किया समाजवादी सरकार ने सिग्नेचर बिल्डिंग के नौर पे। डायल 100, ऑल ओवर इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसने आकर के डायल 100 के नमूने को न समझा हो कि आखिर वो क्या वजह है, कैसे 12 मिनट के भीतर शहर के भीतर पुलिस पहुंच जाती है, कैसे 20 मिनट के भीतर में देहात के भीतर एक एक घटना को कवर करती है, आत्महत्या को रोकती है, मरने वालों को रोकती है, तमाम दुनिया भर के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रोकती है। आखिर वो कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसी टेक्नोलॉजी यूपी में अपनाई गई है कि पुलिस इतना इफेक्टिव हो गई। मैं एसपी ह्यूमन राइट रहा हूं। संसद और राज्य की विधानसभाओं की जितनी समितियां होती, हर एक में प्रश्न उठाए जाते हैं, हर एक में जो भी जवाब जाता था, जब भी कभी क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की बात होती थी तो डायल 100 का नाम सबसे पहले कहा जाता था कि डायल 100 की पुलिस ने पहुंच करके घटना को रोका है। मैं उस पर बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, उत्तर भारत का शायद इतना बड़ा सशक्त राष्ट्रीय स्तर का महाविद्यालय लॉ का नहीं होगा, जहां वर्ष अभी लेटेस्ट जो पीछे जेकर जल निकला, एक अकेला संस्थान जिसने 150 स्टूडेंट्स को न्यायिक अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर सेलेक्ट करके भेजा। ये एक समाज के लिए एक अच्छा काम था जो हमको, जिससे मैं प्रेरित हुआ। जनेश्वर मिश्रा पार्क, कोई भी हमारा रिश्ते नातेदार आता है, पहले आता था तो हम उसको फिल्म दिखाने जाते थे, आज कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसको कहते चलो तुमको जनेश्वर मिश्रा पार्क दिखाते। दिस इज द गिफ्ट ऑफ द समाजवादी पार्टी। फिर इसके बाद में लोहिया पार्क माननीय नेताजी की बहुत बड़ी गिफ्ट है लखनऊ के लिए। शायद मैं समझता हूं कि इससे खूबसूरत पार्क लखनऊ में देखने को नहीं मिलता है, जो स्वास्थ्य से जुड़ा है, जो चिकित्सा से जुड़ा है, जो हमारे हर चीज से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में आपका लोक भवन, दिन पर दिन सरकार की कार्रवाइयां बढ़ती जाती, पत्रावलियां बढ़ती जाती हैं। बहुत छोटे छोटे से जगह में, बहुत छोटे छोटे से स्थानों में सचिव लेवल के अधिकारी बैठा करते थे। उसके जस्ट सामने एक नमूने के तौर पर लोक भवन खड़ा हुआ है, जो हमारा एक प्रमाण है। आगरा एक्सप्रेसवे, मैं लंदन भी गया हूं, लंदन टू पेरिस गया हूं, ऑस्ट्रेलिया गया हूं, सिडनी से लेकर के मेलबर्न, और मेलबर्न में 80 किलोमीटर दूर का एक कोई गांव का थाना था, वो मैंने देखा है। मैं नहीं समझता हूँ शायद हमारा आगरा एक्सप्रेसवे उनने किसी भी माने में 19 पढ़ता हो, ये एक बधाई के पात्र हैं। और दूसरा पीजीआई आपका सफाई का, अभी कोरोना काल चला, कोरोना काल में जितना भी उधर का कोरोना काल में पीजीआई ने जो हेल्प किया, मैं समझता हूँ ये एक्सट्रीमली गुड आई कैन से। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जिस कारण से मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूँ, यह परिवार, मैं नेताजी को जब कक्षा 8 में पढ़ता था तब से देखता था, जीतमल से, किसी भी सुख दुख के काम में। गौरी शंकर जी की डेथ हुई थी, हालांकि वो बसपा में थे, और पहले शख्स अखिलेश यादव जी थे जो रात में 4 बजे अपनी संवेदना व्यक्त करने गए। तो विकास का कार्य, मानवीयता का कार्य, इन सब में जो बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा ले, इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के
समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया हूं और माननीय अखिलेश यादव जी को वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री के पद पर तैनात कराने के लिए हम सब बीड़ा उठाते हैं। और एक नारे के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि आओ बुने अखिलेश जी के नेतृत्व में, आओ बुने जाला फिर एक न्यारा, आओ बुने जाला फिर एक न्यारा हो जिसमें इकबाल का नारा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अभिषेक राय जी से। इन्होंने वो अपनी किताब के बारे में नहीं बताया, इटावा की किताब। वो सर आप बताएंगे। ठीक, मैं 2 मिनट बता देता हूं। मैंने किताब लिखी है इटावा कल आज और कल, 600 पेज की किताब है। इटावा का इतिहास, इटावा की राजनीति, इटावा का अर्थशास्त्र, इटावा का भूगोल, इटावा के चर्चित स्थल, इटावा की राजनीति, इटावा की शिक्षा, इटावा में क्या नाम है, लोकोक्तियां, मुहावरे, 1.5 भुंटिया टीले पे खलियान, हाँ। घर के लड़का छोई चूसे समझाने को राम, जो आजकल की नीति चल रही है। इस तरीके के करीब 180 मुहावरे और इटावा की प्रचलित शब्दावली जो हम समझते हैं, को माननीय अखिलेश जी समझ सकते हैं, कम लोग समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चैप्टर उसका सबसे जबंग है जिसके लिए इटावा मशहूर है, वह इटावा यमुना चंबल का बिहड़ और यहाँ के बागी। तो ये किताब हमारी काफी लोकप्रिय है। माननीय अध्यक्ष जी को मैंने और एक और बताना भूल गया था महत्वपूर्ण उपलब्धियों में, उसके ऊपर भी मेरी किताब है। उसमें मैंने माननीय अखिलेश जी को बहुत सम्मानपूर्ण से स्थान दिया है। वो महाकुंभ 2012 से 12-13 वाला, जो दुनिया का सबसे बड़ा भीड़ का जमावड़ा, 3.5 करोड़ की भीड़ और विभिन्नता में एकता का सबसे जबरदस्त नमूना, उत्कृष्ट नमूना, और जिसका महासचिव माननीय आजम खान। दिस इज कॉल्ड द यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, हमारी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की अचूक परंपरा, उसको माननीय अखिलेश जी ने आगे बढ़ाया। इस किताब के लिए वो किताब मेरी है और इस किताब को भी हिंदी और इंग्लिश में डायमंड पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया, ट्रांसलेशन कराया और करीब 3,500 प्रतियां मेरी जनता के बीच में। सो काइंड ऑफ यू, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अभिषेक राय जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल, उनसे अनुरोध है कि वो बात अपनी रखें। सबसे पहले मैं परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, परम पूजनीय बलराम यादव जी को और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को, अन्य सभी वरिष्ठ नेतागणों को अपना प्रणाम, सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। मैं बहुत आज प्रफुल्लित हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ जैसे अदने से कार्यकर्ता को आज समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने की आज्ञा दी। इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर अभिषेक राय हूं, एक ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं, जो कि पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जरी करता हूं। मैं मूलतः आजमगढ़ का रहने वाला हूं, जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कर्मभूमि है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कर्मभूमि को बिलोंग करता हूं, जहां से मेरे दादाजी स्वर्गीय त्रिवेणी राय कांग्रेस से 5 बार विधायक रहे, मेरे पिता श्री रविंद्र राय जी भी विधायक रहे हैं। लेकिन भैया की सोच, क्षमा चाहूँगा इसके लिए कि आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं भैया कहने का संबोधन कर रहा हूं, लेकिन मैं क्योंकि कहते हैं ना कि इसके लिए धन्यवाद भी उनको अर्पित करना चाहूँगा। हमारे आजमगढ़ में एक चीज़ है कि समाजवादी के लिए वो बहुत बड़ी उर्वरक धरती रही है और मैं भी शायद उसकी नई उपज हूँ। आजमगढ़ ने कई सारे नेताएं दिए, कई सारे बड़े चीज़ें दी, इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय संस्थापक जी मुलायम सिंह यादव जी ने भी उसे कर्मभूमि चुना और माननीय अखिलेश जी ने भी उसको कर्मभूमि चुना। मैं विदेश में जब था, मेरी फेलोशिप जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से हुई है आर्थोप्लास्टी में, तो मैं वहाँ देखता था। एक दिन भारतीय मीडिया में मैंने देखा कि फाइटर प्लेन जो जैगुआर है वो एक एक्सप्रेस वे पे उतरा, तो आई वॉज एस्टोनिश्ड। मैं आपको सच बताऊं तो आई वॉज शॉक्ड कि क्या ऐसा इंडिया में हो सकता है। और बाद में मुझे पता चला कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रिकॉर्ड टाइम में उसे बनवाया। मैं जब रहता था, पढ़ता था, तो सारी चीज़ें मैं देखता था। हमारे स्टेट में बिजली की बड़ी प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ें थी,
लेकिन 2012 जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। इसी प्रण और इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको जय अखिलेश, जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो प्रेस वेरी नाइस, के सामने अपनी बात रखें। माननीय राष्ट्रीय you अध्यक्ष। said good things. You said very correct. मैं सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी प्रेस के साथियों का भी स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि लगातार समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, समाजवादी सिद्धांतों को, जो सिद्धांत समाजवादी पार्टी ने अपनाए हैं, जिस रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है, उस रास्ते में आकर के हमारा सहयोग करने के लिए जितने भी साथी आ रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार, उन दोनों के सिद्धांत और कार्यक्रम जो समाज को आज ज़रूरत है, हमारे प्रदेश को जो ज़रूरत है, उस रास्ते पर लगातार समाजवादी पार्टी दोनों नेताओं के सिद्धांतों पर लगातार चलती रहेगी। मैं इस समय जो मंच पर उपस्थित हैं श्रीमती उषा मौर्य जी का, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तेज बहादुर मौर्य जी का स्वागत करता हूं। विजय प्रताप कुशवाहा जी का, श्रीमती सरोना कुशवाहा जी, सुधाकर मौर्य जी का, बाबू सिंह आर्य जी का, कृष्णपाल जी का, और हमारे आजमगढ़ के डॉक्टर अभिषेक राय जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ सौम्या पांडे जी का, रामेश्वर दयाल जी, हमारे कमल कुमार प्रजापति जो अपने दल को समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, प्रजापति समाज के बहुत बड़े नेता हैं, श्रीमती शालिनी राकेश जी, इन सभी लोगों का, और इनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग इस हॉल में नहीं उपस्थित हैं, कुछ लोग हमें देख पा रहे हैं जो दूसरे हॉल में बैठे हैं, उससे ज़्यादा बाहर हैं, और बाहर से ज़्यादा जिस क्षेत्र से ये चल कर के आए हैं, उस क्षेत्र के लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लगातार हम लोगों को जोड़ें, लगातार हर वर्ग के लोगों के बीच में जाएं। समाजवादी पार्टी कोशिश करती रहेगी इसी तरीके से हर वर्ग के लोगों को समाजवादी पार्टी जोड़ेगी। जिस समय जोड़ने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे खुशी है कि अभी एक पुलिस के बहुत अच्छे अधिकारी, उन्होंने कहा कि तैनात कर देंगे 2022 में। उन्होंने कहा कि तैनात कर देंगे। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब तैनाती की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में कि नई सरकार आए, क्योंकि पुरानी सरकार ने जनता को निराश किया है। इतना अपमान किसी का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान हो रहा है। किसान अपनी बात को लेकर के आए होंगे तो किसानों को अपमानित कर दिया, नौजवान अपने नौकरी रोजगार काम के बात को लेकर के आए होंगे तो नौजवानों को अपमानित कर दिया। मुसलमान भाई या किसी वर्ग के लोग अगर कहीं आए होंगे, अगर मांग रखी होगी सरकार से, तो उन सबको अपमानित इस सरकार ने किया है। इतना अपमान का सामना कभी भी जनता ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता का अपमान हो रहा है। और आज जब 4 साल पूरे हो गए हैं, अपना काम दिखाने को नहीं है, दूसरे के काम को अपना काम बताना। और पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन का उद्घाटन किया,
शिलान्यास का शिलान्यास किया, एमओयू का एमओयू किया। और राजनीतिक परंपराएं अगर हम देखें और सदन में अगर किसी की विचारों को हम लोगों ने सुना होगा तो कभी भी किसी नेता के ऐसे विचार नहीं रहे होंगे जो विचार हमें और आपको सुनने को मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा, मैं तो कहूंगा कि विकास पे वो कम बोलते हैं, विकास पे कम बोलते हैं। विकास पे अगर बोलें तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा भला होगा। और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया, इनकी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश को मिला क्या? वही जो समाजवादी पार्टी के काम थे, उन्हीं कामों को आगे भी नहीं बढ़ाया, रोक के रखा। अभी भी काम चल रहे हैं समाजवादी सरकार के, अभी भी पूरे नहीं कर पाए हैं। ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लगातार ऐड देते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। पहले कहा कि दिवाली पे शुरू हो जाएगा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर कहा नए साल पे शुरू हो जाएगा, फिर कहा अप्रैल में शुरू हो जाएगा, और अब पता नहीं कब शुरू हो पाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा जो सदन में बोली जाती है या कभी मंचों से बोली जाती है, पुरानी भाषा कैसी थी वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। समुद्र में डूब जाना चाहिए इनको। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री जी की हो सकती है? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हां आखिरकार मुख्यमंत्री हैं वो। जो डीएनए में विभाजन बता रहे हैं, कम से कम बताएं कि डीएनए क्या है और धर्म के आधार पे क्या क्या बोलते हैं। उन बातों को मैं नहीं बोलना चाहता हूं। कहते हैं पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर अंधेरे में ही डकैती डालता है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाए हैं। कम से कम आप लगा नहीं सकते हो, सदन में यही कह दो कि थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे हैं पुरानी सरकार में। कभी सुना उनके मुंह से? कभी उन्होंने कहा इस बात को? हम तो कहेंगे कि एक बार ही कह दें कि उत्तर प्रदेश में थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहे हैं। कितना ट्रांसमिशन लाइन लगी है, कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगाई हैं आपने, कितने सबस्टेशंस बनाए हैं। और फिर जो काम संविधान के खिलाफ हो, जो काम पूरे भारत जनता के खिलाफ हो, अगर उस पर अपनी कोई बात रखना चाहे तो क्या भाषा है मुख्यमंत्री जी की कि पुरुष रजाई में सो रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसने मुख्यमंत्री जी को स्वीकार कर लिया, वो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वो दूसरे प्रदेश से आए। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता का उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया कि वो इसके मुख्यमंत्री बन पाए। और उनकी भाषा देखिए, क्या है भाषा उनकी कि पुरुष रजाई में सो रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये हमारी माताओं बहनों का अपमान किया उन्होंने। जातिवाद की बात करने वाले पाखंडी हैं। मोदी ने जाति पूछकर नहीं दिए घर, बिजली व शौचालय। समाज अभी सुना है कि उन्होंने कहा दलालों को रास नहीं आ रही अन्नदाता की खुशहाली। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ कोई सदन में बोल सकता है? इतना बड़ा झूठ बोल दिया गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या उनके गोरखपुर में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, देवरिया में, संत कबीर नगर में, बस्ती में
गोंडा में, फैजाबाद में किसानों को क्या धान की एमएसपी दिला पाए हैं? किसी जिले में दिलाए हो? पूरे उत्तर प्रदेश में किस किस किसान को कितना दे दिया एमएसपी? हम जानना चाहते हैं धान की क्या कीमत दी आपने? आप अभी भी गन्ने का बकाया कहते हैं कि कई सालों का हम जोड़ दें, कई सालों का हम जोड़ दें तो उतना भुगतान किया है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि आखिरकार गन्ने के सुधार में और उत्तर प्रदेश में किसानों की मदद अगर किसी ने की तो समाजवादी पार्टी ने की। और आज भी जो चीनी मिलें और जो आधार खड़ा है वो समाजवादी पार्टी का देन है। कहते हम चीनी मिल बेच रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर वो वाकई में योगी हैं तो सच बताएं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चीनी मिल कितनी लगवाई हैं, चाहे वो नेताजी ने लगवाई हो, चाहे समाजवादी लोगों ने लगाई हो। कोई बताए कि कौन सी चीनी मिल हम लोगों ने बेच दी। और ठोक दो नारे का क्या असर है? ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है, आ जाओ, ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है, महाराज सिंह उधर बैठ जाओ, तुम आ जाओ। ठोक दो का तो असर ऐसा है कि किसी का कुछ नहीं पता और कानून व्यवस्था में क्या नहीं हो रहा। इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुई होगी पुलिस विभाग में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के अधिकारी रहे तो उन्होंने बताया कि क्या समाजवादी पार्टी ने स्ट्रक्चरल चेंज किया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है पुलिस को। वो जो भवन बना है पुलिस भवन, जो पहली बार घुसता है उसके अंदर वो ये नहीं मानता है कि पुलिस का ऐसा भी भवन हो सकता है। और पुलिस को इसलिए इतना अच्छा भवन और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि कम से कम जनता को न्याय मिले। लेकिन वहां बैठ करके लोगों ने अन्याय किया, लोगों के साथ झूठे मुकदमे लगाए। ये 100 नंबर इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप उनकी गाड़ियां खत्म कर दें। 100 नंबर इसलिए बनाया गया था कि रिस्पांस सिस्टम बेटर हो, लोगों को अगर जरूरत पड़े तो समय पर पुलिस पहुंच जाए, और समय पर पुलिस पहुंच जाए तो उसी समय लोगों की मदद हो जाती है। और कौन भूल जाएगा मुख्यमंत्री की वो भाषा कि सांप और छछूंदर वाली बातें ये कह रहे हैं। बताइए, ये भाषा है इनकी। अभी तो बहुत सारी और भी भाषाएं हैं उनकी, उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कल के भाषण में उन्होंने सदन में कहा, सोचिए आप, कोई अगर सदन में गलत बात कहे तो उसको कौन सजा दे सकता है? वो जनता सजा दे सकती है। और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता सदन की कार्रवाई को देख भी रही है, सुन भी रही है और मंथन भी कर रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता के लिए एमएसपी की जो बात की जा रही है, उस एमएसपी को वास्तव में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है। बताओ, ये सदन में कहा गया। कौन स्वीकार कर लेगा इस बात को कि एमएसपी दी गई है? कौन स्वीकार करेगा इस बात को? न मक्के की एमएसपी मिली, न धान की मिली, पूरे खेती चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। और जितने भी कानून बने हैं वो बड़े उद्योगपति, बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बने हैं, और खेती पे भी कंट्रोल बड़े लोगों का पहुंच जाए इसलिए कानून बने हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता भरोसा कर रही है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में साथी जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं फयाज हुसैन जी का और पूर्णिमा जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनकी किताब का विमोचन करने का मौका मिला। साथ ही हमारे कन्नौज के, गुरसाईगंज के स्वर्गीय खान अब्दुल हमीद खान वहशत के बहुत संकलन करके अच्छी किताब बनाई है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। पढ़ दो शेर। 1 मिनट रुक के पहले प्रेस अगर पूछना चाहेगी तो ठीक है, नहीं फिर आप 2 शेर बाद में पढ़ देना। पिछली बार भी कहा मैंने और फिर कह रहा हूं मैं, सरकार न जाने कहां ये पैसे को लेकर के जा रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार का घाटा है, जो सरकार की नाकामी है,
उस नाकामी को आंकड़ों में छिपाने के लिए आम जनता पर यह भार डाला गया है। याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है उसी समय महंगाई बढ़ जाती है। ये महंगाई बढ़ा करके इन्होंने पूरे के पूरे मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, नौजवान सबके ऊपर भार डाला है। और गरीब ये सोच रहा है कि हम बचाएं क्या और खाएं क्या। क्या हम बचाएं और क्या खाएं, कैसे खाएं और कैसे बचाएं। इतनी महंगाई कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके लिए तर्क दे रहे हैं कि देश बनने जा रहा है, देश बनेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक और निराशा वाला कोई तर्क नहीं हो सकता। ये वही बात है जो मैं फिर कह रहा हूं कि महंगाई जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप महंगाई के बाद भी उन्हें वोट दे आएंगे। अब उन बातों में आप हमें मत धकेलो। ये मैंने आपसे कई बार कहा, आप भी चंदा मत बोला करो। और जब कभी हमारे हिंदू भाई या हम सब लोग कहीं जाते हैं, और हर धर्म में कहीं ना कहीं ऐसी परंपराएं हैं कि जब आप दर्शन करते हो तो कुछ न कुछ चढ़ाते हो। समाजवादी पार्टी और हमने कहा अपने लिए मैंने कहा कि हम दक्षिणा देंगे। क्या दक्षिणा भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकार है क्या? और फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? आपदा में अवसर ढूंढने वालों ने आपदा में एक अवसर ढूंढ लिया है। भारतीय जनता पार्टी जो आपदा में अवसर ढूंढती हैं, तो उन्हें अवसर ढूंढ लिया कोई। भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान की संस्थाओं पर भरोसा रखती और संविधान को बचाना चाहती है तो बहुमत के पक्ष में और बहुमत का फैसला होने दे सदन में भी। जो कानूनी होगी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। वो हमारे सभी जो सदस्य हैं विधान परिषद में तय कर लेंगे कि क्या करना है उनको। मैंने कह दिया कि ऐसी भाषा सदन में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोली होगी, और पूरे देश के किसान इस बात से चिंतित हैं कि ये जब कानून आ जाएंगे तो उनकी खेती का होगा क्या। और देखिए, आप सोचिए कभी कि झांसी में पहली बार मुख्यमंत्री जी गए और झांसी में खड़े होकर के कह दिया कि झांसी से दिल्ली जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, लेकिन उन्हें नक्शा ही नहीं पता था। क्योंकि अगर नक्शा पता होता कि झांसी के बाद तो पूरा मध्य प्रदेश है तो कैसे बनता। तो वही जो एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी कभी अलाइनमेंट देना चाहती थी कि झांसी से सिद्धार्थनगर बन जाए, उसी को थोड़ा सा घुमा दिया और चित्रकूट से लेकर के इटावा में हमारे यहां जोड़ दिया। अगर मुख्यमंत्री जी से कह दो कि इटावा, तो पता नहीं क्या हो जाता है इटावा सुन करके उन्हें। हालांकि इटावा की बहुत सी विशेषताएं बताई हैं आपने, लेकिन एक विशेषता नहीं बताई, मट्ठे के आलू है सर। उसमें इटावा की रसोई का एक चैप्टर है, उसमें मट्ठा के आलू का है। और वहीं आप देखिए कहां जोड़ दिया,
एक्सप्रेस वे इटावा में जोड़ दिया आकर के, और वहां कहा उन्होंने कि गोरखपुर और बनारस में मेट्रो बनेगी। बताओ, ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने पहले साल के अंदर मेट्रो गोरखपुर में बनाने का वादा किया, और अभी तक गोरखपुर की जनता को मेट्रो नहीं मिल पाई है। तो हम तो शीधन जी से निवेदन करेंगे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, उत्तर प्रदेश आ जाएं, गोरखपुर में जल्दी मेट्रो बनवा दें। और फिर आजकल तो मुख्यमंत्री जी ट्वीट भी कर रहे हैं, हालांकि लैपटॉप उससे कोई लेना देना नहीं है उनको बहुत बुरा लगता होगा, लैपटॉप सामने आ जाए तो बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन ट्वीट कर रहे हैं। और लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहे हैं नौजवानों को क्योंकि मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो शायद उसको समझते कि इससे कैसे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। और इस लॉकडाउन में कितनी मदद मिली है बच्चों को, ऑनलाइन पढ़ा है, वर्चुअली क्लासेस चली हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बच्चों ने अपने मोबाइल से अपने जैसे तैसे कुछ इंतज़ाम करके पढ़ाई की है। और बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई लैपटॉप नहीं बटा, और ट्वीट भी कर रहे हैं। अरे विधायकों को लैपटॉप देने से कोई जनता को लैपटॉप थोड़ी मिल गया नौजवानों को। अच्छा, विधायक खुद चलाएंगे, और फिर विधायकों को तो अभी सीखना पड़ेगा, विधायकों को तो अभी बहुत सीखना पड़ेगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी को सीखना है, नहीं सीखना क्या पता, ज्यादा सीख लिया उन्होंने। उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये मौर्य समाज कितना बैठा है, पाल समाज बैठा है, हर वर्ग के लोग आगे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? क्या आप कल्पना कर सकते थे कि मौर्य समाज के इतने बड़े नेता सब समाजवादी पार्टी में आ गए, समाजवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या है वो बजट वाले दिन बोलेंगे। क्यों, आपको कुछ उम्मीद है उससे? जब आपको खुद सोचना चाहिए, दिल्ली की सरकार ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात ही नहीं की। इतना बड़ा बजट पेश कर दिया दिल्ली सरकार ने, $5 ट्रिलियन की बात नहीं की। और फिर उत्तर प्रदेश ने तो कहा था कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लाएंगे। तो कहाँ है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता? जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बन रहा है ये पुराना सरकार का है, जो रोड का नेटवर्क है, जो एक्सप्रेसवेज हैं, वो पुरानी सरकार के हैं, इनकी कोई देन नहीं है। जो बिजली विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और जो बेहतर किया, वो समाजवादी सरकार के देन है। आप बताइए, इनसे पूछिए कि आपने जनरेशन में कितना बढ़ाया है। इसीलिए तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से कहिए कि कम से कम 660 सुपर क्रिटिकल तो कहें कि थर्मल प्लांट कितने लगाए उन्होंने। मैं जानना चाहता हूं, सदन में कम से कम ये बताएं। जब बहुत सी बातें कह रही है सरकार, तो कम से कम बताए कि 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लगाए हैं। और आखिरकार जो समाजवादी सरकार में काम तेजी से चल रहा था, वो क्यों नहीं पूरा हो रहा? उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता को सजा देना चाहते हैं आप? महंगी बिजली देकर के सजा दे रहे हैं आप। बिजली आपके पास, बिजली बन रही उत्तर प्रदेश में और बन सकती है, फिर भी इतनी महंगी बिजली, और फिर कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। याद रखें, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर इतनी बिजली महंगी होगी तो कोई भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। दिल्ली की सरकार बड़ी चीजें बेचती है, उत्तर प्रदेश की सरकार छोटी चीजें बेच देती है। अगर उन्हें लग जाए कि छोटी चीजें वही बिक जाएगी। मैं चाहूंगा कि 2 शेर और मैं आप बहुत कम शब्द में आप खत्म कर दीजिए, और एक कविता अगर पूर्णिमा जायसवाल जी कहना चाहेंगी तो आप कह दीजिए। इसके बाद एक नौजवान जो पढ़ाई में बहुत अच्छा
पढ़े और एडमिशन मिला है उन्हें। ही इज ए ब्रॉन्ज मेडल। किसमें मिला है ब्रॉन्ज मेडल? ब्रॉन्ज मेडल मिला है आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, तो ब्रॉन्ज तो थर्ड हुए आप, तो थर्ड को पहले दे रहा हूं, सेकंड और फर्स्ट को बाद में ढूंढ के दे दूंगा मैं। इनको मैं लैपटॉप दे रहा हूं, और इसलिए मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे पढ़ने वाले नौजवानों को लैपटॉप मिलना चाहिए। ये अपनी पढ़ाई करेंगे पूरी, और कहीं ना कहीं अपने परिवार का, समाज में, प्रदेश का और देश का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। एक लैपटॉप लाइए, एंड फादर एंड सन को आने दो। इसका नाम है निमिष। आइए, ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। कितने नंबर आए थे तुम्हारे? मैं 89% थी। 89% बीटेक में है, एमटेक कर रहा हूँ आईआईटी कानपुर से। और एमटेक ये कर रहे हैं आईआईटी कानपुर। आईटी कानपुर से। ब्रांच? हाँ सर, मेरी वायरलेस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वायरलेस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जो मैंने रिपीट कर दिया है वो मुख्यमंत्री जी भी रिपीट करेंगे अब। वायरलेस कम्युनिकेशन 5G डोमेन। हाँ, 5G डोमेन। 5G डोमेन। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट है। ठीक, ऑल द बेस्ट। क्या चीज़? भैया छोटे मेरे आज के इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी और तमाम मंच पे हमारे शामिल होने वाले लोगों का बहुत बहुत उनका स्वागत। और आज जो पुस्तक विमोचन हुआ है उसमें बहुत संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहता हूं। तो उनके दो शेर, चूँकि अब्दुल हमीद साहब आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत योगदान रहा, उन्होंने वीर रस से अपनी शायरी के बहुत योगदान दिया। वीर रस की शायरियाँ उन्होंने कहीं। उन्होंने कहा कि उनको ऑफ़र मिला था पाकिस्तान जाने का, उनकी शिक्षा जबलपुर में हुई और 2005 में हमारे आपके बीच से वो विदा हो गए। कन्नौज की धरती की उपज थे, कन्नौज की धरती के लाल थे। उन्होंने कहा जब उन पर तंज किया पाकिस्तान से लोगों ने कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, हमने 2-2 बंगले यहाँ पर हथिया लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि नया उजाला, नया आफ्ताब देना है, हर एक बच्चे को तख्ती किताब देना है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अध्यक्ष जी का, उन्होंने विमोचन किया। बहुत संक्षिप्त में बात करने का मौका मिला है। कुछ शेर अपनी संग अदा के गाता चल अपने गज़ल संग्रह में से कुछ रखना चाहती हूँ। नारी सशक्तिकरण पे लिखती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कविता तो मैं अपनी कलम से लिखती हूँ, मगर असली कविता तो आप लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है, अखिलेश जी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ शेर रखना चाहती हूँ नारी सशक्तिकरण पर। कहना चाहती हूँ कि बात वही जो मुझको दादी नानी ने सिखलाई थी, बात वही जो मुझको दादी नानी ने सिखलाई थी। 2-2 घर की जिम्मेदारी एक औरत पर आई थी, 2-2 घर की जिम्मेदारी एक औरत पर आई थी। और गांव गली चौराहे पर से आज निर्भया कहती है, गांव गली चौराहे पर से आज निर्भया कहती है, न बोलूं तो मौत सामने, बोलूं तो रुसवाई थी, न बोलूं तो मौत सामने, बोलूं तो रुसवाई थी। एक और बात नारी के सम्मान में बोलती हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेरी माता जी यहाँ बैठी हैं, मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। नारी को एक ऑलराउंडर समझा जाता है कि वो घर भी देखे, बाहर भी देखे। 4 पंक्तियाँ उस पर समर्पित करती हूँ कि सारी खूबी मुझ में ही हो ऐसा हुआ नहीं,
सारी खूबी मुझ में ही हो ऐसा हुआ नहीं, और मैं भी तो इंसान हूँ यारों, कोई खुदा नहीं, मैं भी तो इंसान हूँ यारों, कोई खुदा नहीं। और फूलों की चोरी के खातिर मुझको सजा मिली, फूलों की चोरी के खातिर मुझको सजा मिली, और खुशबू को जो चुरा ले गया उसको सजा नहीं, खुशबू को जो चुरा ले गया उसको सजा नहीं। अंत में 4 पंक्तियों से नारी के सम्मान में 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ और फिर इजाज़त चाहती हूँ। मुझे मिलता है जो कुछ भी मैं दूना कर दिखाती हूँ, मुझे मिलता है जो कुछ भी मैं दूना कर दिखाती हूँ। मिले घर एक मकान मुझको, मैं उसको घर बनाती हूँ। कि लेकर फूल एक तुमसे उसे बगिया बना डालूं, संकेतों को समझिएगा। कि लेकर फूल एक तुमसे उसे बगिया बना डालूं। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को हंसी सुंदर बनाती हूँ।